तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां। अपनी जो संस्कृत की शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज चल रही थी, उसी वीडियो सीरीज का ये अगला भाग है, यानी कि भाग नंबर 15 है। अगर आपने पिछले 14 भाग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अपने चैनल पर यानी कि स्काई एजुकेट चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षण विधियों के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में ये सारे भाग एक सीरीज में अपलोड किए हुए हैं। तो वहां पर आपको क्रम वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से सारे वीडियो एक ही लाइन में आपको मिल जाएंगे। वहां से आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेट का यूट्यूब चैनल। और वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर हिट करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से भी। और इस वीडियो में हम व्याकरण शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं उन सबको कंप्लीट पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। साथ में लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक सिंगल क्लिक के साथ में। केवल आपको टेलीग्राम के ऐप में स्काई एजुकेट का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए आप लिखने की कोशिश मत करना। कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया, उसके बाद में आपको उसमें एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें सर्च करना है स्काई एजुकेयर। ठीक है, ये आप सर्च करोगे तो वहां पर इसी नाम से एक टेलीग्राम का चैनल आपको दिख जाएगा। वो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है और वहां पर सारी पीडीएफ पड़ी है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक आप देख पाएं, सुन पाएं और समझ पाएं। नोट्स का झंझट साथ में नहीं रहे, इसलिए ये पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि आप बाद में भी रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के भाग 15 में हम कंप्लीट करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि व्याकरण शिक्षण जो है इसका उद्देश्य क्या है। व्याकरण शिक्षण करवाया ही क्यों जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए या भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। तो व्याकरण का उद्देश्य है भाषा ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा का व्याकरण हमें जरूर आना चाहिए। यदि हमें उस व्याकरण का ज्ञान है तो हम उस भाषा को शुद्ध रूप से समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो हम उसको पहचान सकते हैं। तो भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां। हम यहां पर व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के बाद में बच्चों को व्याकरण सिखानी है। क्यों सिखानी है? ताकि बच्चे शुद्ध रूप से उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर पाएं। यहां पर हम संस्कृत भाषा के शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों को सही से संस्कृत भाषा का शिक्षण करवा सकें, इसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो शिक्षण विधियां हम केवल इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें अपने एग्जाम में पास होना है, नहीं। हम मूल रूप से शिक्षण विधियां इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम शिक्षक बने और विद्यालय में हमारी नियुक्ति हो तो हम बच्चों को व्याकरण सिखा सकें। इसलिए हम व्याकरण की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। तो किस किस तरीके से हम बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं, यही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको याद रखना है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा ज्ञान। संस्कृत में कहें तो भाषा ज्ञानम। तो देखिएगा, उद्देश्य आपको याद रख लेना है। इसका उद्देश्य है भाषा ज्ञान, यानी कि भाषा का ज्ञान प्राप्त करना ही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए या शुद्ध रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है।
क्यों किया जाता है व्याकरण शास्त्र का अध्ययन? शुद्ध रूप से संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत के व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग को सिखाना इसका एक उद्देश्य है। व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता का विकास करना। संस्कृत व्याकरण यदि हम बच्चों को सिखा देंगे तो वो अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे और अपनी शैली से वो संस्कृत बोल पाएंगे और शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, ताकि उसमें सृजनात्मकता आ जाए और वो संस्कृत भाषा में दक्ष बन जाए। ये संस्कृत व्याकरण का शिक्षण का एक उद्देश्य है। छात्रों को ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना भी संस्कृत व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य है, कि बच्चे भाषा को शुद्ध रूप से समझ जाएं, शुद्ध शब्दों को लिखना सीखें, शुद्ध बोलना सीखें और ध्वनियों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है उसको भी समझ पाएं। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो मूल रूप से इसको अगर हम एक ही शब्द में कहें तो इसका वो शब्द बनेगा भाषा ज्ञानम, यानी कि भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहले साथियों, व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि व्याकरण सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। तो दो प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं, जिनमें एक है प्राचीन विधि और दूसरी है आधुनिक विधि। प्राचीन विधि की यदि बात करें तो प्राचीन विधियां हम पढ़ चुके हैं शुरू में। उसमें से कौन कौन सी विधियां व्याकरण शिक्षण के लिए अपनाई गई हैं वो यहां पर लिखी गई हैं। सूत्र विधि, परायण विधि, व्याकरणानुवाद विधि जिसको भंडारकर विधि भी कहते हैं, अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और व्याख्या विधि। ये हैं वो प्राचीन विधि जो व्याकरण शिक्षण के लिए अपनाई जाती थी। और अब बात करते हैं आधुनिक विधियों की। तो आधुनिक विधियों में आगमन निगमन, देखिए प्राचीन में आगमन और निगमन दोनों अलग अलग रूप में अपनाई गई, लेकिन आधुनिक में इनको एक जगह जोड़ करके यानी इनका मिश्रण करके आगमन निगमन नाम बता करके इनको एक साथ में हम प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, अनौपचारिक विधि, समवाय विधि और संरचना विधि, यह है व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियां। तो प्राचीन विधियां और आधुनिक विधियां दोनों मैंने इस स्लाइड में लिख दी हैं, जो भी व्याकरण शिक्षण के लिए अपनाई जाती हैं। अब हम एक एक विधि को समझते हैं कि सूत्र विधि किस तरह से अपनाते हैं, परायण विधि किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि और बाकी की सारी विधियां, इसी प्रकार से आधुनिक विधियां भी एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूत्र विधि की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन विधि, और प्राचीन विधि की पहली प्रविधि है सूत्र विधि। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सूत्र विधि में क्या होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको याद रखने के लिए। सूत्र विधि में सूत्र बना करके कंठस्थ किया जाता है, यानी कि व्याकरण के जो भी नियम हैं उनका सूत्र बना लिया जाता है। जैसे हमारे सूत्र नहीं होते क्या, माहेश्वर सूत्र हो गए, इत संज्ञा के सूत्र हो गए, संधियों के सूत्र हो गए, समास के सूत्र हैं, कारक के विभक्तियों के सूत्र बने हुए हैं। तो जो सूत्र बना करके हम नियमों को कंठस्थ करते हैं उन्हीं को सूत्र विधि कहते हैं। तो सूत्र विधि के अंतर्गत संस्कृत के जो नियम हैं उनको सूत्र रूप में कंठस्थ किया जाता है, इसलिए इस विधि का नाम कंठस्थीकरण विधि भी है। याद रखना, सूत्र विधि का अन्य नाम क्या है? कंठस्थीकरण विधि। इसका एक और अन्य नाम है और वो है पांडित्य विधि। ये सूत्र विधि जो है ये परंपरागत विधि है और प्राचीन विधि है। ठीक है, ये सारी बात आपको यहां तक याद रखनी है। अच्छा, अगली बात यह है कि सूत्र का उद्देश्य क्या होता है? गागर में सागर, यानी कि गागर में सागर का मतलब आप समझ गए होंगे कि छोटा सा गागर यानी एक तालाब है, उसमें पूरा का पूरा सागर समा जाए, ऐसा गुण होता है किसमें? सूत्र में। इसको हम संस्कृत में इस उक्ति को बोलते हैं घटे समुद्र पूर्णम, यानी कि घड़े के अंदर पूरा समुद्र। तो यही कार्य होता है सूत्र का। तो जटिल विषयों को समझने में, याद रखने में सुविधा होती है सूत्र के माध्यम से, इसलिए सूत्र विधि को बनाया गया।
सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सामान्याद विशेषम प्रति, ये सूत्र विधि जो है इसमें नियमों को कंठस्थ करने के साथ साथ शिक्षण का जो कार्य होता है वो किस तरह से चलता है, सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में विशेष नियम। तो पहले जो सरल होते हैं या सामान्य होते हैं वो नियम समझा देते हैं, उसके बाद में विशेष नियम इस विधि में बनाए जाते हैं। तो यहां तक आपको क्या याद रखना है, सूत्र विधि का दूसरा नाम कंठस्थीकरण विधि, पांडित्य विधि। ये एक परंपरागत विधि है और प्राचीन विधि भी है। सूत्रों को, नियमों को सूत्र रूप में याद किया जाता है, सामान्य से विशेष की तरफ ये चलती है, जटिल विषयों को समझने में आसानी होती है सूत्रों के माध्यम से, ये बात आपको याद रखनी है। अगली विधि है परायण विधि। तो देखिएगा परायण विधि में क्या होता है। वैसे तो मैंने ये परायण विधि आपको समझा दी थी जब मैं प्राचीन विधियां पढ़ा रहा था, एक बार फिर से देख लीजिए। पाणिनि के समय से ये प्रचलित है, यानी कि ये एक प्राचीन विधि है। परायण करने वाले को पारायणिक कहते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये परायण होता क्या है और किस तरह से परायण करता है, उसको परायणिक कहते हैं। तो देखिए परायण का तात्पर्य यह है कि जो वैदिक मंत्र होते थे उन मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए सस्वर उनका उच्चारण करना होता था, यानी कि स्वर के साथ वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करना या याद करने को परायण कहते हैं। और जो ऐसी क्रिया को करता है वो पारायणिक कहलाता है। ठीक है, परायण में नियमों को रटना और उनकी बार बार आवृत्ति करने का कार्य होता है। परायण के बीच में अन्य विषयक वार्ता नहीं हो सकती। तो जिस समय परायण कर रहे होते हैं उस समय अन्य विषय की वार्ता बीच में नहीं कर सकते। तो यह होती है परायण विधि। व्याकरण शिक्षण की अगली विधि का नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। इसको भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं और इस विधि पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है और पूरा वीडियो व्याकरण अनुवाद विधि के लिए ही बनाया गया है, तो वो आप जरूर देख लेना, विस्तार से उसमें समझाया गया है। मूल रूप से मैं आपको बता देता हूं कि व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है। इसके प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, इसीलिए इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा सबसे पहले संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है और उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है। जो भी व्याकरण का नियम उस पाठ में आता है उसका पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद में संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद पर बल दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हल्के में मत लेना। व्याकरण अनुवाद विधि में संस्कृत से डायरेक्ट अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाता है और अंग्रेजी से फिर डायरेक्ट संस्कृत में, हिंदी वगैरह में या मातृभाषा वगैरह में अनुवाद नहीं करवाया जाता। ठीक है, ये लाइन आप याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अभ्यास के लिए नवीन शब्द बताए जाते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। इसके अलावा व्याकरण अनुवाद विधि को आपको विस्तार से पढ़ना है, या तो आपने पढ़ लिया होगा पिछले वीडियोस में और नहीं पढ़ा है तो देख लेना। अपनी जो शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज है उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से। भंडारकर की 2 पुस्तकें हैं, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका, ये उनकी 2 पुस्तकों के नाम हैं। अगली विधि का नाम है अव्याकृत विधि। देखिए अव्याकृत विधि में क्या होता है, जब हम भाषा का शिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं उसी समय हमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि अनौपचारिक रूप से व्याकरण का ज्ञान इसमें दिया जाता है। इसका एक और नाम है और वो है भाषा संसर्ग विधि। ये आप याद रखना, दोनों नाम अव्याकृत विधि के ही हैं, अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा के साथ साथ व्याकरण का विज्ञान इसमें दिया जाता है और इस विधि में अभ्यास पर ज्यादा बल दिया जाता है, संभाषण पर बल दिया जाता है और अनुकरण करवाया जाता है। अनुकरण मीन्स एक संभाषण, यानी कि एक बोल रहा है उसके पीछे पीछे आप भी संस्कृत बोलेंगे, तो इस तरह से संभाषण करवाया जाता है, अनुकरण संभाषण करवाया जाता है। तो यह होता है अव्याकृत विधि में। चलिए अगली विधि देखते हैं। तो प्यारे साथियों, अगली जो विधि है प्राचीन विधियों में वो है आगमन विधि। वर्तमान में आगमन निगमन इन दोनों को मिश्रित करके या मिश्रण करके प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि इन दोनों विधियों को मिला करके एक साथ में प्रयोग में लाते हैं और वो आधुनिक शिक्षण विधि है। तो लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है कि आगमन निगमन तो आधुनिक विधि है। हाँ, आगमन निगमन आधुनिक है। केवल आगमन की बात करें तो प्राचीन, केवल निगमन की बात करें तो भी प्राचीन।
आगमन निगमन की दोनों की एक साथ में बात करें तो आधुनिक है। ये छोटा सा अंतर आपको यहां पर समझ लेना है। प्राचीन विधियों में आगमन विधि जो है ये श्रेष्ठ विधि है और आधुनिक विधियों में आगमन निगमन ये श्रेष्ठ विधि है। समझ गए? तो आगमन विधि में क्या होता है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। आगमन विधि प्राचीन विधियों में श्रेष्ठ है, आधुनिक विधियों में आगमन निगमन दोनों एक साथ जोड़े तब श्रेष्ठ है। केवल आगमन आधुनिक विधि नहीं है, केवल निगमन आधुनिक विधि नहीं है। आगमन निगमन दोनों मिलाएं तो आधुनिक विधि है। तो आगमन विधि में क्या होता है, शिक्षण सूत्र जो हैं वो किस तरह से प्रयोग में लाए जाते थे वो आपको समझना है। तो देखिए इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलना होता है। पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में उसका नियम बताया जाएगा। यानी कोई भी शिक्षण कार्य करवाने के लिए जो नियम होता है वो नियम सिखाने से पहले आपको उसका उदाहरण बताया जाएगा और वो उदाहरण आप समझ जाएंगे तब आपको नियम बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मीन्स जो बातें आपको मालूम है उनसे स्टार्ट करेंगे और जो आपको नहीं मालूम उनकी तरफ जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो विशिष्ट है वो पहले आपको बताया जाएगा, उसके बाद में सामान्य बातें बताई जाएगी। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो प्रत्यक्ष है वो पहले बताया जाएगा, उसके बाद में उसका प्रमाण दिया जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मीन्स जो चीजें बड़ी हैं वो पहले बताई जाएगी, उसके बाद में उसकी बारीकियों में जाया जाएगा। यानी पहले उसके पूर्ण आकार को बता दिया कि ये चीज है, ये इस तरह से है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई उपन्यास है या कोई कहानी है उसको शॉर्ट में पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में उसकी बारीकियों पर जाया जाएगा। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो पहले मौजूद है चीजें वो बता दी जाएंगी, उसके बाद में जो मौजूद नहीं है उसकी तरफ जाया जाएगा। यानी मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, मैंने कल परसों वीडियो में बताया कि जो ध्वनि रूप है हम जो बोल रहे हैं ये अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता वो अमूर्त है, और जो लिखा हुआ है वो मूर्त है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको मूर्त अमूर्त का। तो मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि में प्रवेश किया जाता है। तो संस्कृत में देखिए ये किस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरणाद नियमम प्रति, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा में पूछ ले कि आगमन विधि में शिक्षण सूत्र किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। उदाहरणाद नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्ताद अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। तो ये हैं शिक्षण सूत्र। इस विधि से आगमन विधि में नियमों को और सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो विधि है यह सरल है एवं स्वाभाविक है। बार बार प्रयोग के कारण से कंठस्थीकरण की आवश्यकता यहां पर नहीं होती। ये जो विधि है ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल मानी गई है, इसलिए इसे व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कहा गया है। तो प्राचीन विधियों में यदि पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन विधि आपको बताना है। यदि आधुनिक विधियों में पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन निगमन। ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा आगमन निगमन, जब पढ़ेंगे तो इसी वीडियो में पढ़ेंगे ये बात भी। अब आ गई है आपकी निगमन विधि। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इस विधि को याद रखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको आगमन विधि आती है तो निगमन अपने आप याद हो जाएगी, अगर आपको निगमन विधि आती है तो आगमन अपने आप याद हो जाएगी। निगमन विधि में आपको क्या करना है, आगमन विधि जो थी उसका एकदम से विपरीत कर देना है, उल्टा कर देना है। तो उधर क्या चलता था, उदाहरणाद नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर, तो यहां पर क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम व सिद्धांतों को बताता है, फिर उदाहरण देता है। तो नी से नियम याद रख लेना आप, आ से उदाहरण। आ से उदाहरण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगमन में पहला अक्षर क्या है, आ। तो आगमन में उदाहरण से नियम के प्रति, और निगमन में नी याद रख लेना, नियम से उदाहरण की ओर। जो एक ट्रिक या टिप्स आप इसको मान सकते हो।
इस विधि में समय और परिश्रम कम लगता है, उच्च कक्षाओं के लिए ये श्रेष्ठ है। तो निगमन विधि क्या है? पूरी की पूरी आगमन विधि की एकदम से उल्टी है। उसमें जितने भी सूत्र थे नियम से उदाहरण की ओर, उसमें मैंने आपको बताया मूर्त से अमूर्त की ओर, तो यहां पर क्या होगा? अमूर्त से मूर्त की ओर। उसमें मैंने आपको बताया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, तो यहां पर हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है। निगमन विधि के 4 सोपान हैं, इनके नाम भी आपको याद रख लेना है। नियम बोधन, यानी नियमों का बोध किया जाता है। नियम स्पष्टीकरण, नियमों को स्पष्ट किया जाता है। नियम परीक्षण एवं सत्यापन, नियमों का परीक्षण किया जाता है और उसका सत्यापन किया जाता है। तो ये 4 सोपान माने गए हैं कि नियम सबसे पहले उसका बोध किया जाएगा, उसके बाद में उसको स्पष्ट किया जाएगा कि इस नियम में क्या किया गया है, उसके बाद में उस नियम का परीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, सत्यापन। ठीक है, परीक्षण एवं सत्यापन। हाँ, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आगमन विधि में जितने भी नियम हैं उन नियमों को यदि उल्टा करके पढ़ें तो निगमन विधि बन जाती है। यानी उदाहरण से नियम की ओर चलता है आगमन विधि में सूत्र, तो यहां पर क्या चलेगा? नियम से उदाहरण। तो नी मीन्स नियम और नी मीन्स निगमन। तो निगमन में क्या होता है? नियम से उदाहरण। आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम। तो नी मीन्स नियम से उदाहरण याद रख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस विधि में बहुत सारे बच्चों के यही कंफ्यूजन रहता है कि आगमन में उदाहरण से नियम होता है या निगमन में होता है। तो अब आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नी मीन्स नियम और नी मीन्स निगमन। ठीक है, तो देख लेते हैं सूत्र कौन कौन से हैं। आगमन वाले ही सारे सूत्र हैं, बस उनको उल्टा करके यहां पर पढ़ा जा रहा है। नियम से उदाहरण की ओर, यानी नियमाद उदाहरणम प्रति, सामान्याद विशिष्टम प्रति, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तो प्रमाणाद प्रत्यक्षम प्रति, सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञातात् ज्ञातम प्रति। तो ये है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब बात करते हैं व्याख्या विधि की। तो व्याख्या विधि भी एक प्राचीन विधि है। पतंजलि ने इस विधि का अनुकरण किया है। व्याख्यान के 6 अंग बताए गए हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? देखिए, पद छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना, आक्षेपोऽथ समाधानम, व्याख्यानम षड्विधम मतः। यानी कि व्याख्यान जो है वो 6 प्रकार का होता है। पद छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह और वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, ये 6 अंग बताए गए हैं किसके? व्याख्यान के। देखिए, पद छेद मीन्स होता है पदों का विच्छेद करना। पदार्थोक्ति मीन्स होता है उन शब्दों के अर्थ को समझाना, यानी कि पहले पदों का विच्छेद किया, उसके बाद में जो पद बने, जो शब्द बने, उनको समझाना, उनको क्लियर करना। ठीक है, उसके बाद में विग्रह है। विग्रह यानी कि जो संधि और समास युक्त जो शब्द आए उनका विग्रह करना। और वाक्य योजना, वाक्य की रचना को समझाना कि यह वाक्य किस तरह से बना है, क्या क्या उसमें व्याकरण के तत्व हैं। आक्षेप करना, आक्षेप मीन्स होता है वाक्य को समझाने के बाद में संदेह के लिए प्रश्न पूछना, जो भी संदेह होता है वो पूछा जाए। और समाधानम, उस संदेह का समाधान। ये व्याख्यान के 6 अंग हैं कि व्याख्यान दें तो किस तरह से देना चाहिए। अगर व्याख्यान दे रहे हैं तो सबसे पहले पदों का विच्छेद करना चाहिए, उसके बाद में उन शब्दों के अर्थ को समझाना चाहिए, संधि और समास वाले जो पद हैं उनका विग्रह करना चाहिए, वाक्य की रचना को समझाना चाहिए। उसके बाद में अगर समझ में नहीं आए, कोई संदेह है तो वो पूछना चाहिए, जिसको आक्षेप कहते हैं। और लास्ट में शंकाओं को समाधान करना। ये 6 अंग हैं। इसमें भाषा के प्रायोगिक पक्ष के बजाय व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। यह विधि आधुनिक निगमनात्मक विधि के समकक्ष है। जो आधुनिक निगमनात्मक विधि है उसके समकक्ष विधि मानी गई है। तो आधुनिक विधि में उसको पढ़ेंगे। अभी व्याख्या विधि है, ये समझ में आ गई होगी आपके कि 6 अंग इसके होते हैं। पतंजलि ने इसका अनुकरण किया है और ये एक प्राचीन विधि है। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक विधियों की।
तो प्यारे साथियों, आधुनिक व्याकरण की शिक्षण विधियों में आगमन निगमन विधि को श्रेष्ठ विधि माना गया है। अभी हमने प्राचीन शिक्षण विधियों में आगमन विधि को पढ़ा और निगमन विधि को भी पढ़ा, और यदि आगमन और निगमन को एक साथ जोड़ करके लिख दिया जाए तो ये बन जाती है एक आधुनिक व्याकरण शिक्षण की विधि, जिसको श्रेष्ठ विधि माना गया है। तो परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि या श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको लिखना है आगमन निगमन विधि। यदि प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है और ऑप्शन में आगमन निगमन एक साथ नहीं लिख करके एक ऑप्शन में आगमन लिख दे, दूसरे में निगमन लिख दे, तो आपको आगमन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो क्या होता है आगमन निगमन में देख लीजिए। दो विधियां आगमन एवं निगमन का ये मिश्रण है, यानी आपने आगमन भी पढ़ी और निगमन भी पढ़ी, जिसमें एक तरफ उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ नियम से उदाहरण की तरफ आते हैं, और दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो ये बन जाती है आगमन निगमन। तो इसमें दोनों ही कार्य होने लग जाएंगे, उदाहरण से नियम की ओर भी और नियम से उदाहरण की ओर भी। तो ऐसा करने से शिक्षण जो है वो रोचक हो जाता है और ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, इससे ज्यादा इस विधि में कुछ नहीं है। आपको मैंने आगमन अलग से बताई, निगमन भी बताई, और दोनों को एक साथ जोड़ दें तो ये बन जाती है आगमन निगमन। अगली विधि है अनौपचारिक विधि। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनौपचारिक यानी यहां पर व्याकरण का ज्ञान कोई भी औपचारिक तरीके से नहीं दिया जाता या व्याकरण का औपचारिक अध्यापन नहीं करवाया जाता। संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान होता है, यानी कि संस्कृत पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। औपचारिक रूप से कोई भी अलग से व्याकरण का ज्ञान यहाँ पर नहीं दिया जाता। संस्कृत संभाषण शिविर में अनौपचारिक विधि से ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो अभी आपने जो पढ़ा था भाषा संसर्ग विधि, उसी का ही यह थोड़ा सा उन्नत रूप है, या उससे मिलता जुलता आप इसको मान सकते हैं। जिसमें हमने अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि मैंने आपको बताई थी, उसी विधि का मिलता जुलता रूप है अनौपचारिक विधि। तो इसमें व्याकरण का ज्ञान औपचारिक रूप से नहीं दिया जाता कि हम व्याकरण पढ़ने के लिए बैठ गए, चलो कि व्याकरण पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ में संस्कृत सीखते समय व्याकरण के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो वहां व्याकरण सिखा दी जाती है, फिर अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। इस तरह से चलते हैं। चलिए, अगली है पाठ्य पुस्तक विधि। तो ये एक आधुनिक विधि है। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इस विधि का उदय हुआ था। बहुत सारी बुक्स में पाठ्य पुस्तक विधि को प्राचीन विधि भी बताया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आधुनिक विधि ही मानी गई है, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद ही पाठ्य पुस्तक का सही से प्रयोग हुआ कि कौन सी कक्षा के लिए कौन सी पाठ्य पुस्तक। पहले जब शिक्षण होता था तो उसमें हम संस्कृत के शास्त्र पढ़ा करते थे, वेद वेदांग वगैरह। पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये आधुनिक विधि ही है, और इनको आधुनिक विधि में ही आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, इसके समर्थक कौन हैं? डॉक्टर वेस्ट महोदय। प्रचलन कब हुआ? अंग्रेजों के आगमन के साथ ही। इसमें कक्षा के स्तरानुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। कक्षा का स्तर, जैसे कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, इसको बोलते हैं कक्षा का स्तर। तो हर कक्षा के लिए अलग पाठ्य पुस्तक का निर्धारण, सही मायनों में वही पाठ्य पुस्तक विधि है। ठीक है। भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्य पुस्तक विधि ही है, यानी कि भाषा के शिक्षण की लोकप्रिय विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही इसमें दिया जाता है, यानी कि हम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं अपने स्तर के अनुसार की जो भी पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ रहे हैं, और उसमें जब भी जरूरत पड़ी व्याकरण शिक्षण की तो उस समय व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। परीक्षा व अभ्यास का कार्य का आधार पाठ्य पुस्तक ही है, और शिक्षण का केंद्र पाठ्य पुस्तक को माना गया है। पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षण का केंद्र अपनी जो पुस्तक होती है विद्यालय में, जो हमें दी जाती है या हमें खरीदनी पड़ती है, उस पुस्तक को ही शिक्षण का केंद्र माना गया है। इन पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य है कि उन्हें पढ़कर छात्र शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी पाठ्य पुस्तक यदि आपके पास है तो आप इसको कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। शिक्षक आपके सामने नहीं है तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने घर पे आकर के पढ़ सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य है कि इस विधि को अपनाया गया। यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होती तो आप जब तक शिक्षक के, अध्यापक के या गुरु के सामने है तब तक तो आप पढ़ रहे हैं,
वो व्याख्यान दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं और आप सीख रहे हैं। लेकिन आप घर पे आकर के कैसे पढ़ेंगे? आपको अगर कोई चीज़ रिवीजन करनी है या याद करनी है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाठ्य पुस्तक आपकी सहायता करेगी और आप बिना शिक्षक की मदद के भी पढ़ सकते हैं। अगली विधि है समवाय विधि। यहां पर भी व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं होता है, प्रसंग आने पर ही विषय में व्याकरण संबंधी ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक पाठ के दौरान ही व्याकरण के नियमों को यथावत बताता है। इसी को समवाय विधि कहते हैं। अगली विधि है संरचना विधि। तो नाम से स्पष्ट है, संरचना यानी यहां पर शिक्षण के दौरान वाक्य की संरचना बताई जाती है कि किस तरह से वाक्य का निर्माण हुआ है। तो वाक्य स्वरूप या वाक्य की संरचना पर बल देकर के शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। वाक्य रचना के दौरान व्याकरणात्मक ज्ञान दिया जाता है। व्याकरणात्मक ज्ञान का मतलब यहां पर है कि वाक्य में कौन कौन से व्याकरण के तत्व हैं, जैसे कर्ता कौन है, क्रम कौन है, कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाई गई है, ठीक है, कौन सा लकार है। इस तरह से व्याकरणात्मक ज्ञान दिया जाता है वाक्य की रचना के दौरान। साथ ही शब्दकोश का ज्ञान भी करवाया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि को सफल बनाने के लिए होता है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है भाषा शिक्षण की, उसको सफल बनाने के लिए संरचना विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो प्यारे साथियों, व्याकरण शिक्षण की विधियां इतनी ही थी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और अब बात करते हैं व्याकरण की पाठ योजना की। यानी कि शिक्षक जब भी क्लास में जाता है और जब पाठ को शुरू करेगा तो वह कौन से तरीके से शुरू करेगा, कौन कौन से बिंदु होंगे जिसके माध्यम से वो पाठ को आगे बढ़ाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी पाठ योजना के बिंदु इस तरह से होते हैं। सबसे पहले होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? इसमें 5-6 प्रश्न होते हैं, यानी कि इसमें लिमिटेड प्रश्न होते हैं। कम से कम हो सकते हैं 4 और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 6। ध्यान में रखना है। प्रस्तावना को हम पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में। तो प्रस्तावना कौशल होता है सबसे पहले। इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न जो होता है वो बिल्कुल बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बच्चे 100% उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। इस तरह का प्रश्न बनाना होता है आपको कि उसका उत्तर बच्चे दे पाएं। उसके बाद में आपको थोड़ा कठिन करना है अगले प्रश्न को, उसके आगे वाले को और ज्यादा कठिन करना है। ऐसा करते करते आपका चौथा या 5वां प्रश्न जो है वो समस्यात्मक होना चाहिए। बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न हो जानी चाहिए और उस समस्या का समाधान करने के लिए आप उस नए पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। उसके बाद में उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन ये होता है कि आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे और क्या हमारा उद्देश्य होगा। ये होता है उद्देश्य कथन। ये अध्यापक प्रस्तावना के तुरंत बाद करता है। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ को प्रस्तुत कर दिया जाता है। उस पाठ में जो भी विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने रखी जाती है और प्रस्तुतिकरण करने के बाद में उसमें जो भी कठिन बातें आती हैं उसको सामान्यीकरण यानी उसका निराकरण किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद में जो भी नियम आते हैं उन नियमों को बताया जाता है। नए नियम भी बना सकते हैं और जो नियम बताए गए हैं उनको हम समझा सकते हैं। उसके बाद में पूरे पाठ की पुनरावृत्ति होती है कि आज के पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति होगी और फिर गृह कार्य बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चे घर पे भी उसका अभ्यास कर सकें। तो बहुत सिंपल सी चीज है। पहले प्रस्तावना कौशल होगा। प्रस्तावना कौशल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि बच्चों को पहले से क्या चीज आ रही है और क्या नहीं आ रही, इस चीज का पता लगेगा। 5-6 प्रश्न हम जब बच्चों को पूछेंगे, मान लीजिए मुझे समास पढ़ाना है तो बच्चे समास के बारे में पहले से क्या जानते हैं। अगर वह समास में कुछ भी नहीं जानते हैं या वह पहले से संधि भी नहीं जानते तो उनको पहले संधि सिखानी पड़ेगी। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम प्रस्तावना स्वरूप उसको 4-5 प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे के पूर्व नॉलेज को जांचने के लिए प्रस्तावना कौशल होता है। उसके बाद में जहां पर बच्चे की समस्या आती है वहां पर अध्यापक ये बोलता है कि बच्चों आज हम समास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे
और कौन कौन सी बातें हैं या जो कुछ भी उसको पढ़ाना होता है वो बातें वो बोल देता है। उसके बाद में समास को प्रस्तुत किया जाता है, उसमें जो भी नियम होते हैं उसका सामान्यीकरण होता है, फिर नियमीकरण होता है, फिर पुनरावृत्ति होती है, रिवीजन होता है और फिर गृह कार्य दे दिया जाता है। तो ये हुई व्याकरण की पाठ्य योजना की बात। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको कुछ भी पूछना है तो निसंकोच आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है वो उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप मेरा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। और वीडियो की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर, सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।